हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि कल एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि प्रवक्ता मुख्य परीक्षा समाज शास्त्र के संदर्भ में आज से आपका अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ होगा, तो वो समय आ ही गया। आज की इस कक्षा और चर्चा के माध्यम से हम समाज शास्त्र जैसा जो मुख्य विषय वस्तु है उसके अलग अलग प्रकार के पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि आज जो हमारी कक्षा होगी इसे आप परिचय मान के चलेंगे, इससे आप समाज शास्त्र का जनरल इंट्रोडक्शन आप इसको मान के चलेंगे। यानी कि पहली कक्षा के माध्यम से आपको बहुत विस्तारित चर्चाएं करके नहीं चलनी हैं, लेकिन हम आपको शुरुआत में इतना बता के चलेंगे कि जितने भी विद्यार्थीगण समाज शास्त्र जैसे मुख्य विषय वस्तु का आधार बना करके अपनी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने जा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपके चुनाव में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक समस्या अवश्य है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके कम है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये तय करना है कि 10 में कौन कौन जाएगा, है ना। आपको कभी ये नहीं देखना चाहिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाना चाहिए या हमको प्रतिभाग नहीं करना चाहिए। देखो, समय की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाता। अगर समय आप लोगों के पक्ष में काम करेगा तो आप वहाँ पहुँच ही जाओगे, लेकिन कहते हैं ना कि प्रयास किए बिना ही अगर आप अपने आप को असफलता देने का कार्य करोगे तो मेरे प्यारे साथियों, वो आपके तो व्यक्तित्व है ना, उसकी क्या होगी, एक बड़ी हार मानी जाएगी। तो बिना किसी दुविधाओं में अपने आप को घेरे हुए या बिना किसी परेशानी में अपने आप को डालते हुए हम लोग आज से इस कक्षा और चर्चा के माध्यम से समाजशास्त्र जैसी मुख्य वस्तु को आधार बना करके अपना डिस्कशन क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे हिसाब से आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम के बारे में तो मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा। जो पाठ्यक्रम आपका दिया गया है उसको एक लाइन में आप समझ जाएंगे, उसमें आप बिल्कुल भी अपने आप को परेशान करके नहीं चलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र जैसी जो मुख्य विषय वस्तु आपके सामने रखी गई है, इसके संदर्भ में आपका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का हो जाना चाहिए। तो अगर हम डिस्कशन बहुत पाक साफ करने की बात करें तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एक कंपैरिजन, और कंपैरिजन का मतलब आप लोग जानते हैं, हमको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं, हम कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। अब देखिए, होता क्या है कि एक व्यवस्था आपके सामने क्या है, मान लीजिए नागरिक शास्त्र है। एक व्यवस्था आपके सामने क्या है, नागरिक शास्त्र है। एक व्यवस्था आपके सामने क्या है, मान लीजिए नागरिक शास्त्र है। और एक व्यवस्था को आपने क्या कहा, मान लीजिए क्या है, समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र है। अब देखिएगा कि नागरिक शास्त्र की जो दुनिया आपकी होती है, नागरिक शास्त्र की दुनिया में भी आपको क्या मिलते हैं, विचारक आपको मिल ही जाते हैं। नागरिक शास्त्र की दुनिया में क्या मिल जाते हैं आपको, विचारक आपको मिल ही जाते हैं। और यहाँ जो विचारक मिल जाते हैं, इनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है तो आप उनको जनरली क्या कहते हैं, राजनीतिक विचारक आप उनको कहते हैं। सामान्य तौर पर आप उनको क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, राजनीतिक विचारक आप उनको कह करके चलते हैं। कोई बात नहीं है जी। ठीक है, इसी प्रकार से जो समाजशास्त्र जैसी व्यवस्था आपके सामने आती है, समाजशास्त्र जैसी व्यवस्था में क्या है, आपको विचारक दिखाई पड़ेंगे। और समाजशास्त्र जैसी व्यवस्था में जो विचारक आपको दिखाई पड़ते हैं, इन विचारकों को क्या कहा जाता है, समाज शास्त्रीय कहा जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि समाज शास्त्रीय विचारक कह देंगे। समाज शास्त्रीय विचारक इनको क्या है, कहा जाता है। समाज शास्त्रीय विचारक इनको कहा जाता है। अगली बात आप देखो कि जो नागरिक शास्त्र के विचारक आपको मिलेंगे, तो नागरिक शास्त्र के जो विचारक हैं वो राज्य जैसी व्यवस्था को क्या मानते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं। वो राज्य जैसी व्यवस्था को क्या मानते हैं, राज्य जैसी व्यवस्था को सर्वोत्तम मानते हैं। बात को समझना, राज्य जैसी व्यवस्था को सर्वोत्तम मानते हैं। कोई बात नहीं है जी, सर्वोत्तम मानते हैं। और राज्य जैसी व्यवस्था को जो सर्वोत्तम मानते हैं तो उसका रेफरेंस, उसका संदर्भ भी तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो उसका जो रेफरेंस होगा या उसका जो संदर्भ होगा तो आप क्या कहेंगे, मानव के विकास के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, मानव के विकास के संदर्भ में। मानव के विकास के संदर्भ में। ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार का व्यवहार आपको यहाँ भी करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपके समाज शास्त्री आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये समाज शास्त्री जो हैं ये समाज को क्या मानते हैं, सर्वोत्तम मान के चलते हैं।
यानी कि समाज को क्या मान के चलते हैं, सर्वोत्तम व्यवस्था मान के चलते हैं। और अब मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे कि समाज को जो सर्वोत्तम व्यवस्था मान के चलते हैं वो किसके संदर्भ में, बिल्कुल कॉमन ग्राउंड आपका बनेगा, यानी कि किसके संदर्भ में, मानव के विकास के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, मानव के विकास के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, मानव के विकास के संदर्भ में, मानव के विकास के संदर्भ में। ओके, तो जैसा व्यवहार नागरिक शास्त्र की दुनिया में राजनीतिक विचारकों का रहता है मानव के विकास के संदर्भ में, और नागरिक शास्त्र की दुनिया में मानव के विकास को आधार बना करके जो राजनीतिक विचारक आपको दिखाई पड़ते हैं, वो राजनीतिक विचारक राज्य जैसी व्यवस्था को वेरी पॉजिटिव, वेरी इफेक्टिव, वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी सुप्रीम क्या है, अरेंजमेंट मान के चलते हैं। यानी कि आपने ये पढ़ाई होगा कि नागरिक शास्त्र की दुनिया में जो राजनीतिक विचारक आपको दिखाई पड़ेंगे वो मानव के विकास को कैलकुलेट करके चलते हैं, और जब वो मानव के विकास को कैलकुलेट करके चलते हैं तो मानव के विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोई ना कोई व्यवस्था तो देनी पड़ेगी। तो उनका कहने की मानना ये रहता है कि अगर आप मानव के विकास का रेफरेंस लेकर के चलते हैं तो मानव का विकास, जो ओवरऑल डेवलपमेंट मानव का हो पाएगा, वो कहाँ पर हो पाएगा, आपका एक राज्य जैसी व्यवस्था के आलोक में व्यवहार करते हुए। ठीक इसी प्रकार से जो समाज शास्त्रीय विचारक आपको दिखाई पड़ते हैं, तो समाज शास्त्रीय विचारकों का भी कहीं ना कहीं यही मानना रहता है कि अगर मानव के विकास को हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो मानव के विकास के संदर्भ में जो सर्वोत्तम व्यवस्था है वो क्या है, समाज है। तो ये एक कंपैरिजन आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ये मैंने इस नाते आपको करके दिखाया। कई बार क्या हो जाता है कि समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु को हम बिल्कुल एक क्या है, नई प्रकार की विषय वस्तु मान लेते हैं। इसी नाते हमने क्या है, आज की एक इंट्रोडक्शन क्लास रखी है ताकि आपको कुछ हल्कापन दे दिया जाए, ताकि आपको कुछ सहूलियत दे दी जाए और आपसे एक साक्षात्कार भी हो जाए ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से कि क्या आप इस कक्षा के माध्यम से आप अपने आप को जागरूक कर पा रहे हो या जागरूक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक नई बात आपको यहां पे सीख करके चलनी है। नई बात आप यहां पे क्या सीख के चलेंगे, मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, समाज शास्त्र। अब पूरा ध्यान आपका कहां पे आ जाना चाहिए, समाज शास्त्र पर आ जाना चाहिए। मान लीजिए हमने आपके सामने क्या रखा, समाज शास्त्र को रखा, कोई बात नहीं है जी। ठीक है, अब देखो एक बात हमेशा समझना, मान लीजिए अगर हम आपके सामने कोई भी कैलकुलेशन करके चल रहे हैं, समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु को हमने क्यों उठाया। जैसे कई बार कुछ लोग कहने का प्रयास कर सकते हैं कि सब आप इतिहास भी पढ़ाने की बात कर रहे हो, या अगर आप नागरिक शास्त्र भी पढ़ाने की बात कर रहे हो, या अगर आप समाज शास्त्र भी पढ़ाने की बात कर रहे हो, तो देखो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि समाज शास्त्र जो है ये अपने आप में स्वतंत्र विषय नहीं है। ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र विषय नहीं है। ये डिस्कशन आपको करके चलना पड़ेगा। ये अपने आप में स्वतंत्र विषय नहीं है। इतना कहने से ही सब कुछ क्या है आपकी ग्रिप में आ जाएगा। ये स्वतंत्र विषय नहीं है, और अगर ये मेरे प्यारे साथियों स्वतंत्र विषय नहीं है तो कुछ और होगा। कुछ और होने का मतलब क्या है कि समाज शास्त्र जैसी जो विषय वस्तु आपके सामने आई है ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में मिश्रित विषय वस्तु है। मिश्रित विषय वस्तु है, मिश्रित विषय वस्तु है। हम ये तो कहेंगे कि समाज शास्त्र में आपको करना क्या होता है, समाज शास्त्र में आपको क्या करना होता है, आपको मानव के व्यवहार का अध्ययन करना होता है। हम ये तो कहेंगे कि आपको मानव के व्यवहार का अध्ययन करना होता है, मानव के व्यवहार का स्टडी आप करके चलेंगे। ये कैसे होगी, अभी थोड़ी देर में हम आपको अलग से भी क्या है जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो समाज शास्त्र में आपको मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है, ये तो है ही है, लेकिन आप ये भी कहना सीखेंगे कि समाज शास्त्र जैसी जो विषय वस्तु है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र विषय नहीं है। और अगर स्वतंत्र विषय नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अपने आप में क्या है, ये मिश्रित विषय वस्तु है। मिश्रित विषय वस्तु कैसे है, देखिए समाज शास्त्र में क्या क्या शामिल है, आज ही आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। समाज शास्त्र में इतिहास का अध्ययन शामिल है, समाज शास्त्र में क्या है, इतिहास का अध्ययन शामिल है। ओके, समाज शास्त्र में क्या है, समाज शास्त्र में क्या है जी, आप क्या पाएंगे, समाज शास्त्र में क्या है, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र का अध्ययन भी शामिल है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन भी क्या है, शामिल है। नागरिक शास्त्र
का अध्ययन भी क्या है, शामिल है। बिल्कुल आपको ये बात मान के चलनी पड़ेगी। अच्छा, समाज शास्त्र में इतिहास का अध्ययन भी आपका शामिल हो जाता है, नागरिक शास्त्र का अध्ययन भी आपका शामिल हो जाता है, और इतिहास इसमें क्या है, समाज शास्त्र में क्या है, दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी क्या है, शामिल हो जाता है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो आप ये समझना सीखें कि अगर आप समाज शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं तो समाज शास्त्र का अध्ययन करते समय आप समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में लेकर के नहीं चलेंगे। आप हमेशा अपने आप को यही समझाने का कार्य करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये इसमें इतिहास का अध्ययन भी शामिल है, इसमें नागरिक शास्त्र का अध्ययन भी शामिल है, और इसमें क्या है, दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी क्या है, शामिल है। यानी कि आप ये मान के चलिएगा कि जब आप समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु को कैलकुलेट करने का प्रयास करोगे तो समाज शास्त्र का जुड़ाव आपको इतिहास के साथ भी लेके चलना होगा। समाज शास्त्र का जो जुड़ाव है आपको किसके साथ लेके चलना होगा, आपको नागरिक शास्त्र के साथ भी लेके चलना होगा, और समाज शास्त्र का जो आपका जुड़ाव है वो आपको दर्शन शास्त्र के साथ भी लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन हम इस जुड़ाव को और भी विस्तारित बनाने वाले हैं। हम इस जुड़ाव को क्या है, और भी विस्तारित बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम समाज शास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्र के अध्ययन को भी क्या है, शामिल करेंगे। हम समाज शास्त्र के अध्ययन में क्या है, अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है उसको भी हम लोग क्या है, शामिल करके चलेंगे। अब कुछ लोग समझ पा रहे होंगे मेरे इशारे को, कुछ लोग समझ पा रहे होंगे मेरे इशारों को कि समाज शास्त्र के संदर्भ में ही इतनी बड़ी घोषणा क्यों की गई। तो इशारा तो आ ही गया है, समझदार लोग समझ जाएंगे और समझने की आवश्यकता भी है ही। तो इस सारे जुड़ाव आपको करके चलने पड़ेंगे। अब इनका तरीका क्या होगा, इनका तरीका क्या होगा ये आप बता के चलेंगे। इनका भी क्या है, एक पैटर्न है, इनका भी क्या है, एक पैटर्न है। वो पैटर्न आपको यहाँ पे क्या है, लेकर के चलना पड़ेगा। और इसी में क्या है, सारा पाठ्यक्रम आपका छिपा हुआ रहेगा साथियों। इसी में क्या है, सारे का सारा जो आपका पाठ्यक्रम है वो छिपा हुआ आपको मिलेगा। अब देखो, इतिहास का जो अध्ययन है, इतिहास का अध्ययन आप इस नाते यहाँ पर करेंगे। देखो, इतिहास का जो अध्ययन है आप इस नाते यहाँ पे करेंगे कि मान लीजिए आपने मानव को आधार बनाया, मान लीजिए आपने क्या, मानव को आधार बनाया, और जब आप मानव को आधार बनाने का कार्य करेंगे तो फिर मानव के साथ क्या जोड़ेंगे, उसका व्यवहार आप जोड़ेंगे। मानव के साथ क्या जोड़ेंगे, उसका व्यवहार आप जोड़ेंगे। अच्छा, मानव का ये जो आपका व्यवहार है, आप चाहें तो आप इसको यहीं पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। मानव का राजनीतिक व्यवहार, मानव का सामाजिक व्यवहार, मानव का आर्थिक व्यवहार, मानव का धार्मिक व्यवहार। तो मानव का जो व्यवहार है इसकी जो ऐतिहासिकता है, मानव का जो व्यवहार है इसकी जो ऐतिहासिकता आपको मिलेगी, तो भी इसकी ऐतिहासिकता पर अगर आपको चर्चा करनी है, क्योंकि अगर आप समाज शास्त्र में मानव के व्यवहार को कैलकुलेट करने का प्रयास करोगे तो फिर मानव के व्यवहार की ऐतिहासिकता तो आपको लेकर के आनी पड़ेगी ना। भाई मेरी बातें समझो, तो मानव के व्यवहार की ऐतिहासिकता तो आपको लेकर के आनी पड़ेगी। और ऐतिहासिकता, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स आप कहां से बनाओगे, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आप बनाओगे तो आप कहां से बनाओगे, आपको इतिहास के अध्ययन करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए समाज शास्त्र में, समाज में एक टॉपिक आता है जाति व्यवस्था, तो अगर आप जाति व्यवस्था को डिस्कस करने की बात करोगे तो मेरे प्यारे साथियों, आप सीधा जाति व्यवस्था संबंधी व्यवहार तो नहीं अपना सकते ना। आपको पहले वर्ण व्यवस्था को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों की गहराइयां आपको दिखानी पड़ेंगी। चारों वर्णों के बाद, गहराइयां दिखाने के बाद फिर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की व्यवस्था को जोड़ के आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ण संकर जातियां पैदा होंगी। वर्ण संकर जातियों की जो संतानें हैं उनसे कहीं ना कहीं बाद में जाकर के जाति व्यवस्था का क्या है, प्रॉपर ओरिजिन आपके सामने आएगा। तो ये मैंने जानबूझ के दर लिखा कि समाज शास्त्र में आपको मानव के व्यवहार को कैलकुलेट करना है। समाज शास्त्र में क्या है, आपको मानव के व्यवहार को कैलकुलेट करके चलना है। और अगर समाज शास्त्र में आपको मानव के व्यवहार को कैलकुलेट करके चलना है तो फिर ये जुड़ाव तो मैंने पहले ही आपको बता दिए। तो इतिहास का अध्ययन क्यों, इतिहास का अध्ययन इस नाते ताकि मानव के प्रत्येक प्रकार के व्यवहार की ऐतिहासिकता का अध्ययन किया जा सके, ताकि हम समाज शास्त्र को मानव के व्यवहार के धरातल पर एक आसानी दे सके। ये आपकी नेसेसिटी है, ये आपकी आवश्यकता है। तो पहली बात तो यही दिमाग में बैठा लो कि इतिहास का अध्ययन शामिल कहां पर हुआ, समाज शास्त्र में हुआ।
अब फायदा केवल समाज शास्त्रियों को नहीं होगा, फायदा क्या होगा, सभी विद्यार्थियों का होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप नागरिक शास्त्र की बात करेंगे तो नागरिक शास्त्र में देखो, नागरिक शास्त्र का जो मूल बिंदु है वो है मानव का राजनीतिक व्यवहार। लेकिन जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है वो अपने साथ साथ मानव के अन्य प्रकार के जो व्यवहार हैं उनको प्रभावित करके भी क्या है, चलता है। तो समाज शास्त्र में अगर आप नागरिक शास्त्र का अध्ययन शामिल करने की बात करेंगे तो यहां पर हम एक ही बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है, जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है, तो जो मानव का राजनीतिक व्यवहार होगा उस राजनीतिक व्यवहार को मेरे प्यारे साथी व्यवस्थित करके कैसे चलेंगे, मेरे प्यारे साथी व्यवस्थित करके कैसे चलेंगे। तो अगर मानव के राजनीतिक व्यवहार को व्यवस्थित आधार आपको देना है, सिस्टमेटाइज वे में अगर उसको आपको कैलकुलेट करना है, तो फिर समाज शास्त्र के आलोक में ही क्या है, आपको नागरिक शास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ जाएगा। ये आपकी आवश्यकता नहीं होगी बल्कि आपकी क्या होगी, अनिवार्यता होगी। दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी स्नातक करेंगे ताकि हम ये जान पाएं कि मानव का धार्मिक पक्ष क्या है, ताकि हम ये जान पाएं मानव का धार्मिक पक्ष क्या है। और समाज शास्त्र के आलोक में ही अध्ययन करना है, उसके बाहर जाकर नहीं। मानव का धार्मिक व्यवहार कैसा है। अब देखो, मानव का जो धार्मिक व्यवहार है, हम हमेशा कहते हैं मानव का जो धार्मिक व्यवहार है उसके बारे में हमने हमेशा कहा है कि मानव के धार्मिक व्यवहार को आप दो प्रकार से कैलकुलेट करके चलते हैं। एक तो मानव के धार्मिक व्यवहार का क्या होता है, दार्शनिक पक्ष होता है। एक तो मानव के धार्मिक व्यवहार का क्या होता है, दार्शनिक पक्ष होता है। और एक मानव के धार्मिक व्यवहार का क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। एक मानव के धार्मिक व्यवहार का क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। तो दार्शनिक पक्ष का मतलब यह हो जाता है कि मानव ईश्वर के बारे में कैसे विचार लेके चल रहा है, मानव आत्मा के बारे में किस प्रकार के विचार लेके चल रहा है, या मानव जन्म के बारे में किस प्रकार के विचार लेके चल रहा है, या मानव मृत्यु के बारे में किस प्रकार के विचार लेके चल रहा है, या मानव पुनर्जन्म के बारे में किस प्रकार के विचार लेकर के चल रहा है। तो ये समाजशास्त्र के आलोक में मानव का जो आपका धार्मिक व्यवहार होगा और धार्मिक व्यवहार का जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट आपके सामने आएगा, यानी कि दार्शनिक पक्ष आपके सामने आएगा, उसमें ये सारी चीजें आपको क्या है, पढ़ने का मौका मिल जाता है। ये सारी चीजों को क्या पढ़ने का मौका आपको मिल जाता है। साथ ही साथ क्रियात्मक पक्ष का मतलब क्या होता है कि भाई मंदिर के बारे में आपके क्या व्यवहार हैं, मूर्ति पूजा के बारे में आपके क्या व्यवहार हैं, यज्ञ के बारे में आपके क्या व्यवहार हैं, व्रत के बारे में आपके क्या व्यवहार हैं, इन सब के बारे में क्या है, ये क्रियात्मक पक्ष में चीजें आती हैं। ये क्या है, ये क्रियात्मक पक्ष में चीजें आती हैं। यानी कि क्रियात्मक पक्ष में वो आपकी उस तमाम प्रकार की गतिविधियां शामिल हो जाती हैं जिनके माध्यम से आप ईश्वर के साथ कहीं ना कहीं क्या है, अपना जुड़ाव करने का प्रयास करते हैं, जिनके माध्यम से आप ईश्वर के साथ कहीं ना कहीं क्या है, जुड़ाव करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अर्थशास्त्र का जुड़ाव हम स्नातक करेंगे ताकि जो मानव है, मानव का जो आर्थिक व्यवहार है, मानव के आर्थिक व्यवहार की गहराइयों को हम समझ पाएं, मानव के आर्थिक व्यवहार की मांगों को हम समझ पाएं, या सीधा ही कह दो कि मानव का जो आर्थिक व्यवहार है उसको हम व्यवस्थित जब बनाने की बात करेंगे समाजशास्त्र की ओर से, तो जब हम उसको व्यवस्थित बनाने की बात करेंगे किसकी ओर से, समाजशास्त्र की ओर से, तो फिर आपको यहां पर क्या है, अर्थशास्त्र के अध्ययन को भी क्या है, शामिल करना पड़ जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये अपने आप में कोई नई व्यवस्था आपके सामने नहीं है ना। जो चीजें दाएं बाएं बिखरी हुई हैं उन तमाम प्रकार की चीजों को एक साथ ला करके क्या है, आपको पढ़वाया जाता है। तो ये चीज आपकी ग्रिप में रह जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये ड्राफ्टिंग अगर आप बहुत प्यार के साथ समझ पाओगे तो मुझे लगता है कि समाज शास्त्र जैसे विषय के संदर्भ में क्या है, आपकी रुचि का धरातल क्या है, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने ये व्यवहार स्नातक किया। देखो, आप मेरा व्यवहार जानते होंगे, मैं कभी भी शुरुआत में आपके सामने क्या है, कठिनाई वाली चीज कभी नहीं रखता हूं। मैंने कभी ये कार्य नहीं किया। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहता है कि विद्यार्थियों को एक आसानी दे दी जाए। मुझे लगा कि समाज शास्त्र का जो डिस्कशन है, जो इंट्रोडक्शन है, वो इस प्रकार से भी आ जाना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आप पकड़ पा रहे हो तो इससे एक अंदाज़ा आप लगा पाओगे कि समाज शास्त्र जैसी जो व्यवस्था है ये आपको अब परेशान करके नहीं चलेगी, ये आसानी बन जाएगा अगर इस हिसाब से आप इसको क्या है, कैलकुलेट करने की बात करोगे। अब जो भी उपलब्ध संसाधन है हम लोगों के पास, मेरे पास और आप लोगों के पास,
है ना, उन सभी को आधार बना लेते हैं और उन सभी को आधार बना करके थोड़ा जो आपका पाठ्यक्रम होगा, आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप अपने पाठ्यक्रम को अपने सामने रख लेना। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को जब आप अपने सामने रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ी आसानी आपको हो जाएगा। जैसे हमको ये लगता है और आपको भी यही लगना चाहिए भाई, जो हमको लगता है अगर वो आपको लगना प्रारंभ हो गया तो फिर कहानी क्या बन जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। तो हम केवल देखिए, मेरा ध्यान केवल क्या है, यूपीपीएससी की ओर है, मेरा ध्यान केवल कहां है, उत्तराखंड की परीक्षा की ओर है। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया होगा, जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया होगा, तो वो पाठ्यक्रम को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर पाएंगे। उस पाठ्यक्रम को दो प्रकार से हम क्या है, वर्गीकृत कर पाएंगे। हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, पाठ्यक्रम हमने अभी बिल्कुल भी नहीं देखा है क्योंकि हमें समय नहीं मिला। पाठ्यक्रम हमने बिल्कुल नहीं देखा आपका जी, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमें समय नहीं मिला। लेकिन समाजशास्त्र जैसी मुख्य विषय वस्तु को आधार बना करके जो भी 2-3 बार यूपीपीएससी का मुख्य परीक्षा लिखा, बस वही दिमाग में है, उसी को आधार बना करके आपको कुछ समझाने का काम करते हैं। इसको हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर पाएंगे। एक में आप पढ़ेंगे सोसाइटी, एक में आप क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी। हिंदी में आप क्या कहेंगे, समाज का अध्ययन कैसे करना है मैंने सिखा दिया है। समाज का अध्ययन कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये समाज का अध्ययन का मतलब क्या है कि आपको मानव के व्यवहार को क्या करना है, मानव के व्यवहार को आधार बनाना है। और जब आप मानव के व्यवहार को आधार बनाने की बात करेंगे तो आपके तौर तरीके किस प्रकार से आ जानी चाहिए, वो मैंने अपने प्यारे साथियों को समझाने का कार्य कर दिया है। एक तरीका और है इसको कैटेगराइज करने का, वो ये हो जाएगा, एक तरीका और है इसको कैटेगराइज करने का, वो ये हो जाएगा थिंकर्स, विचारक। थिंकर्स, विचारक। आप दो ही प्रकार से आप इसको वर्गीकृत करके चलें और दो ही प्रकार से आप इसका स्टडी करके चलेंगे। पाठ्यक्रम में जो भी आपको यूनिट्स वगैरह दी होंगी, आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की बात ना करें। समाजशास्त्र को पढ़ने का यही पैटर्न है। एक तरफ आप किसको कैलकुलेट करेंगे, सोसाइटी, समाज का अध्ययन करेंगे, और एक और आप किसको कैलकुलेट करेंगे, विचारक। अब आपको बताना है, यहां से एक बात आपको कह रहे हैं, ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से आप ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे, आप ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से ये बताएंगे कि कक्षा का जो प्रारंभ है, कक्षा का जो प्रारंभ है, कक्षा का जो प्रारंभ है वो सोसाइटी के साथ किया जाए या विचारकों के साथ किया जाए, सोसाइटी के साथ किया जाए या विचारकों के साथ किया जाए। हालांकि मैं अपनी बात पहले जोड़ के बता देता हूं, हमको यह लगता है कि शुरुआत में आपको क्या है, विचारक ही कैलकुलेट करने चाहिए। होता क्या, देखो, जब विचारकों को आप लोग कैलकुलेट करने की बात करते हो ना, तो हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम आपको परेशानी नहीं होने देंगे और आपका सहयोग तो रहेगा ही हमारे साथ। लेकिन विचारकों को पढ़ने का एक बड़ा फायदा यह हो जाता है कि जब आप विचारकों को समझना प्रारंभ कर देते हो और विचारक आपके मन मस्तिष्क में आने लगते हैं, तो आपका माइंड अपने आप ही क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। आप अच्छा सोचना प्रारंभ करते हो, आपकी सोचने की जो क्षमता है ना, वो अपने आप ही क्या है, बढ़ जाती है। तो मेरा कहना यह है, चुनाव तो खैर आप बता देना मुझसे कि आपको सोसाइटी की स्टडी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है या विचारकों के साथ, है ना। तो आज तो जैसे परीक्षा वाली क्लास हमने रखी है, तो आज तो हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन डिस्कशन तो आपका आज से स्टार्ट होगा नहीं। आज तो यह है कि समाजशास्त्र जैसी विषय वस्तु को आपको किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलना है और क्या क्या बातें आपको क्या यहाँ पर जरूरी है, तो आप ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से बता देना, ठीक है। मेजोरिटी हम देख लेंगे कि कितने विद्यार्थीगण सोसाइटी के साथ प्रारंभ करवाना चाहते हैं और कितने विद्यार्थीगण क्या है, विचारकों के साथ प्रारंभ करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम सामान्य इच्छा का सिद्धांत लागू कर देंगे और सामान्य इच्छा के सिद्धांत के लागू होने का मतलब ये होगा कि मन जो हमारा होगा हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन विचार आपके जानना चाहते हैं। आपको यह काम कर लेना चाहिए। बिल्कुल, आप एक समय का खाना खाना भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक समय का खाना खाना भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 1 या 2 दिन में ये काम कर लेना चाहिए। एक बुक लिस्ट हम आपको देना चाहते हैं अपनी ओर से।
बुक लिस्ट में जो आपके समाज शास्त्रीय विचारक हैं, समाज शास्त्रीय विचारक हैं, समाज शास्त्रीय विचारक हैं, तो फिलहाल अभी एक काम करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक समय रहेगा तो मैं ज़्यादा बर्डन आप पर नहीं डालना चाहूँगा। तो समाज शास्त्रीय विचारक में एक तो आप खरीदेंगे, इनको कहा जाता है मुजतबा हुसैन, और इनकी किताब का नाम है क्या? समाज शास्त्रीय विचारक है ना। येलो और ब्लैक कलर का आपको रैपर मिलेगा, ओके। और ये देख लेना, ये जरूर देख लेना, इनका रिलेशन कहाँ से था? पटना यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत कमाल का लिखते हैं, लेकिन मैं कहूँगा लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, उसको आसान बनाने का काम मेरा है। लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, लेकिन उसको आसान बनाने का कार्य मेरा है। हम सब लोग मिलकर के उसको आसान बना लेंगे, लेकिन मेरे कहने से मुजतबा हुसैन को आप परचेस कर लेंगे। कहीं भी आपको, देहरादून में भी आपको आसानी से क्या है, मिल जाती है किताब। एक हमारे बड़े करीबी हैं डॉक्टर रवि भूषण पांडे। करंट में ये डीवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। करंट में ये क्या आपके डीवी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। तो समाज शास्त्रीय विचारकों पर इनकी भी पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। समाज शास्त्रीय विचारकों पर इनकी भी पुस्तक क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। तो आप एक तो क्या है, डॉक्टर रवि भूषण पांडे को परचेस कर लेंगे, और एक क्या है, मुजतबा हुसैन को आप परचेस कर लेंगे। डीवी कॉलेज का रेफरेंस हमने इस नाते लिया कि जाने माने समाजशास्त्री हैं आपके उत्तराखंड के डॉक्टर रवि भूषण पांडे, और अच्छा लिखते हैं, बढ़िया कैलकुलेशन इनके पास होती हैं, और ठीक है, हमारे अजीज हैं। किताब मिलने में अगर कोई समस्या होगी तो हम आपकी सहायता करवा देंगे, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। दूसरी बात एक ये है कि बुक लिस्ट में अब कहाँ पे आना पड़ेगा आपको? अब सोसाइटी को है ना, सोसाइटी। तो सोसाइटी में भाई देखो, एक काम तो करना पड़ेगा आपको। सोसाइटी में एक काम तो आपको करके चलना पड़ेगा। मेरे दिल के बहुत करीब एक किताब है, है ना। उस किताब का नाम ही क्या है, बुक का नेम क्या है? द सोसाइटी। उस किताब का नाम ही क्या है? द सोसाइटी। और इसके राइटर हैं मैकाइवर एंड पेज। पहले ये किताब जब हमने पढ़ी थी तो केवल इंग्लिश में आती थी, लेकिन अब इस किताब का मैंने सुना है किसी से कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और ये किताब देहरादून में आपको एक ही स्थान पर मिलेगी। ये वाली किताब हम आपको बताना चाहेंगे, ये देहरादून में एक ही मिलेगी, रमेश बुक डिपो पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। रमेश बुक डिपो पर आपको ये क्या है, अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल सावधानी से वहाँ जाइए और इस किताब को क्या परचेस आपको कर लेना है, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं। साथ ही साथ सोसाइटी को लेकर के डॉक्टर रवि भूषण पांडे की बुक भी आपको लेनी पड़ेगी। डॉक्टर रवि भूषण पांडे की बुक भी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सोसाइटी वाले सेक्शन को लेकर के एक बुक तो आपकी क्या हो जाती है, मैकाइवर एंड पेज आपकी हो जाती है, और सेकंड इंपॉर्टेंट बुक आपकी क्या हो जाती है, डॉक्टर रवि भूषण पांडे। विचारकों में अभी दो ही प्रकार की किताबें आप लोग परचेस करके चलेंगे। एक तो आपका मुजतबा हुसैन, पटना यूनिवर्सिटी जरूर देख लेना, मैं बता रहा हूं पेपर येलो, जो रैपर है वो येलो एंड ब्लैक कलर का आपको मिलेगा। और रवि भूषण पांडे का आप सीधा कह देना कि समाजशास्त्र विचारक, ठीक है। तो देहरादून में जैसे डीवी कॉलेज के सामने बुक है ना, शांति पुस्तक भंडार, ये दोनों आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। मैकाइवर एंड पेज जो है ये आपको कहां पर, इनकी बुक का नाम, ये राइटर हैं, मैकाइवर एंड पेज क्या राइटर हैं, और बुक का नाम क्या, द सोसाइटी। ये आपको कहां पर अवेलेबल होगा, रमेश बुक डिपो पर आपको अवेलेबल होगा। और डॉक्टर रविभूषण पांडे का जो सोसाइटी वाला सेक्शन है ये आपको डीवी कॉलेज के सामने किसी भी शांति पुस्तक भंडार पर ही क्या है आपको मिल जाएगा, आसानी से आपको क्या है मिल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या नहीं है। अब देखिए, दो काम और आपको करने पड़ेंगे, हम ज्यादा बर्डन आप पर नहीं डालेंगे, दो काम और आपको यहां पर क्या करके चलने पड़ेंगे, दो काम और आपको यहां पर करके चलने पड़ेंगे। अब आप क्या करना आपको यहां पर देखिएगा, आपको यहां पर यह काम करके चलना पड़ेगा कि
समाजशास्त्र का एक मिलता ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन क्या है? अवेलेबल है। ऑनलाइन अवेलेबल है। इसको कहा जाता है प्रतियोगिता हेराल्ड। प्रतियोगिता हेराल्ड, प्रतियोगिता हेराल्ड इसको आप कहेंगे, प्रतियोगिता हेराल्ड। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें समाजशास्त्र का, समाजशास्त्र का एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कशन है। एनसीईआरटी बेस्ड क्या है आपका? डिस्कशन है। एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्या है? डिस्कशन है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ से क्या लेकर के चलेंगे? अपनी तथ्यात्मक जानकारी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? तथ्यात्मक जानकारी लेकर के चलेंगे। तथ्यात्मक जानकारी लेकर के चलेंगे। दूसरी बात क्या है कि आपको अभी से जोड़ना पड़ेगा अपने साथ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो इनके लिए आपको लेना पड़ेगा घटना चक्र। और घटना चक्र में आप जान ही पा रहे हो आपका कौन सा लेना है? आपको पीजीटी वाला सेक्शन लेना है। आपको कौन सा सेक्शन लेना है? आपको पीजीटी वाला सेक्शन लेना है। तो ये सारे काम अगर आप कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं फिर कहूँगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की ओर आपको नहीं जाना है। हमें ये तय करना है कि भले ही 10 वैकेंसी हैं, 10 में से हमें से कौन कौन वहाँ पे क्या है जाएगा। बिना प्रयास किए अपने व्यक्तित्व को असफलता देने की कोशिश कभी भी मत करना। मैंने कहा था कि समय बहुत बलवान होता है। समय के बारे में हम दरअसल जान नहीं पाते वो कब आपका सहयोग करेगा और कब आपका क्या असहयोग करेगा। तो कुल मिलाकर के अब हम ये बात कहने की स्थिति में आ गए हैं कि आज की इस चर्चा के माध्यम से हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली हैं। हमने क्या कुछ बातें डिस्कस कर ली हैं। बाकी एक डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से प्रवक्ता स्क्रीनिंग को लेकर के हमने आपके लिए क्या प्लान तैयार किया है, क्या योजना हमने बनाई है, वो हम अलग से आपको बताएंगे। ठीक है, वो हम अलग से आपको बताएंगे कि उसमें कब कैसे किस तरीके से आपको क्या मिलेगा। एक शेड्यूल भी आपके सामने आएगा पर डे के हिसाब से, वीडियोस की टाइमिंग एंड पर डे के हिसाब से कौन सा वीडियो आएगा। तो प्रॉपर शेड्यूल क्या है उसकी टेबल आपको बोर्ड के माध्यम से क्या बता दी जाएगी। उस हिसाब से अपने अपने विषय को आधार बना करके विद्यार्थीगण क्या है कक्षाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे और अपने आप को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो थोड़ी सहूलियत आपको मिल जाएगी। इसको देखना है ना, विचार करना। और ये जो बुक्स मैंने बताई हैं है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखो मैं बिल्कुल हम्बल आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो किताबें हमने आपको बताई हैं इन किताबों को एक बार परचेस जरूर कर लेना और इनके माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। बाकी हमें तो आपके लिए जो करना है वो करना ही है, लेकिन आप घर में बैठ के जब पढ़ोगे तो आपके पास कोई कंटेंट होना चाहिए। तो सारा का सारा जो कंटेंट है आपको इन किताबों के माध्यम से अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लगे रहो, मोराल अपना डाउन मत करो ना। बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, समाज में आपकी क्या बनेगी, प्रतिष्ठा बनेगी। लेकिन ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से ये अवश्य बता देना कि प्रारंभ कक्षाओं का सोसाइटी के साथ होना चाहिए या थिंकर्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।